कार में गजेटेड ऑफिसर हूँ। एट प्रेजेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा हूँ। राम राम बहन जी। आपने बार बार कॉल की हैं, ये जो आप वीडियो बना रहे हो ये आपकी परमिशन से, मतलब आपके रिक्वेस्ट करने के बाद, हमारा कोई दबाव तो नहीं है किसी प्रकार का? बहन जी, मैंने खुद ही आप लोगों को अप्रोच किया है जी। और ये मैं इस मुद्दे से बड़ा परेशान हो चुका हूँ। क्या काम करते हो? अपना शुभ नाम और अपना प्रोफेशन। थक हार के मैं आप लोगों के पास अपना मुद्दा उठाने के लिए आया हूँ। इसमें अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है किसी को भी, तो उसका जिम्मेदार मैं रहूँगा। कहीं पे भी आपका तो क्योंकि काम है रिपोर्टिंग करना, तो उस नाते से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हो, इसमें आप लोगों का जिम्मेदारी कोई नहीं। जो कोई बात मैं कहूँगा तो वो अपनी जिम्मेदारी पे कहूँगा। मेरा नाम भूपेंद्र अहलावत है, मेरा पैतृक गांव बनाना है, पाना मिलवान है, ठोला लोहड़ी है और मैं रोहिणी में रहता हूँ। रोहिणी में लगभग मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। मेरे साथ मेरी माँ जो बैठी हैं ये भी रहती हैं और मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे, ये मेरे साथ रोहिणी में क्या काम करते हो? मैं दिल्ली सरकार में गजेटेड ऑफिसर हूँ। एट प्रेजेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहा हूँ। किस पोस्ट पे आप रहे हो? मैं अलग हमारे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में ट्रांसफरेबल जॉब है। तो जीएसटी में भी रहा हूँ, जीएसटी हो रहा हूँ, एमएमसी में रहा हूँ, पीछे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी। तो अलग अलग जगह पे हमारा जो भी है 86 महकमे हैं, हमारे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफरेबल जॉब है। आज आपको सोशल मीडिया की जरूरत पड़ी है, क्या कारण? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपना एक मुद्दा जनता के सामने रखना चाह रहा हूँ। हमने कोशिश भी कर ली 3-4 बार, हमारा कोई पारिवारिक विवाद है उसको गांव की पंचायत के स्तर पे या पारिवारिक पंचायत के स्तर पे सुलझा लें, लेकिन दूसरा पक्ष भाग जाता है। दूसरे पक्ष में रामकुमार है। बायोलॉजिकली अगर बात करें तो वो मेरे फादर हैं, लेकिन हम इतने प्रताड़ित कर रखे हैं कि अब वो हमारे लिए रामकुमार ही बचे हैं। वो पिता वाली कोई भी जिम्मेदारी उस व्यक्ति ने पूरी नहीं करी और समय समय पर अलग अलग किस्म के चक्रव्यूह मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आप अपने पिता के खिलाफ वीडियो बनाना चाहते हो? नहीं, मैं मेरे पिता के खिलाफ नहीं, एक ऐसी चीज़ के खिलाफ बनाना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा, किसी का बेटा खराब हो जाए तो समाज में एक ये होता है कि उसका फलाने का बेटा खराब होगा, बाप एक इश्तिहार दे देता है कि जी मेरा लड़का मेरे कहने से बाहर है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इसकी सोबत ठीक नहीं है और ये मेरी बात नहीं मानता। तो मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि गलत तो कोई भी इंसान हो सकता है, किसी का बाप भी गलत हो सकता है। अगर तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि अगर बाप गलत हो जाए तो उस स्थिति में औलाद की तो मर हो गई ना। और मेरा बाप, आप तो एक ऑफिसर हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका बाप गलत है? मेरे बाप ने जो भी बाप के नाते जिम्मेदारी होने की होती है, एक जिम्मेदारी नहीं पूरी करी। हमारा बचपन बर्बाद कर दिया। नशेड़ी, हिंसक प्रवृत्ति का सनकी किस्म का व्यक्ति है। पुराने समय में मेरी माँ को भी बहुत टॉर्चर किया। पुराने समय में डाइवोर्स को एक थोड़ा सा सामाजिक दब्बा मानते थे, इसलिए मेरी माँ ने या मेरे मामा ने ये बड़ा डिसीजन नहीं लिया। अब हमें महसूस हो रहा है कि वो डिसीजन अगर ले लेते तो हमारा जीवन कुछ ना कुछ और बेहतर होता। उस सामाजिक दब्बे से बचने के लिए एक जैसे तैसे गाड़ी काटने वाली बात रही। इसके बाद जैसे घर की जिम्मेदारी होती है, मेरे बाप ने हमारे लिए को घर बनवा के नहीं दिया। मेरी नानी ने 1997-98 के आसपास 35,000 रुपये भिजवा के मेरी नानी ने हमारा घर बनवाया। उससे पहले मतलब सारी लाइबिलिटी ये कोई मेरी मैटरनल फैमिली की थोड़ी थी कि भाई जो भुगतान करे, वो तो एक बाप की जिम्मेदारी थी। पढ़ाई लिखाई की कुछ नहीं, मुझे 17 साल की उम्र के आसपास सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ा, अपना खर्चा खुद चलाना पड़ा, जैसे तैसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में। और मेरे बाप ने हमेशा से नशा किया और अपने भाइयों की मदद करी। अपने भाइयों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो 2 रुपये सैकड़े और 3 रुपये सैकड़े, ये 5 भाई हैं, 5 में से एक पढ़ा लिखा है, तो उसकी पढ़ाई के लिए 2 रुपये सैकड़े और 3 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे पैसे उठा के और उसकी पढ़ाई करवाई। लेकिन जब हम पढ़ने लिखने लायक हुए तो मेरे बाप ने हाथ खड़े कर दिए। तो किस चीज़ का बाप है? तो आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या भाई? नहीं, मैं पढ़ा हूँ। तो फिर भाई के लिए करना तो हमारे समाज में ये मानने करते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि भाइयों के लिए कुछ त्याग करता है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फिर? नहीं, भाइयों के लिए करना, अगर कोई ऐसा भाई है जो आपके पैसे का सदुपयोग करता है तो या फिर उस पैसे को वापस कर देता है तो बात ठीक है। लेकिन एक भाई ऐसा हो परजीवी किस्म का
कि हमारे तो झज्जर में हम रहते थे 105/15 आर्यन नगर झज्जर हमारा घर का एड्रेस है। आप आर्यन नगर में भी जाइए, अड़ोसियों से पड़ोसियों से सबसे मुखातिब होके और हमारे घर की स्थिति देखिए। भाई जो बनवाया हुआ वो भी कोई महल नहीं बना हुआ, ठीक है, वो भी एक काम चलाऊ जितना वो मेरे मामा बनवा सकते थे उतना ही बना हुआ है। अड़ोसी पड़ोसी से आप जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ भैया इस आदमी ने हमेशा से अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को टॉर्चर करके रखा है। उसके बाद मान लो कठिन संघर्ष में मैं पड़ा, मैं कामयाब भी हो गया, मेरी माँ ने बड़े हमारे लिए संघर्ष किया, इधर से मेरे मामा संपन्न हैं, जो मैटरनल फैमिली, उसका हमें सहारा ये रहा कि कितनी भी ख़राब स्थिति हो जाएगी तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट। हालांकि परमात्मा ने वो उतनी ख़राब नहीं होने दी। टाइम से हम सारे 3 भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन पढ़ लिख के अच्छे से सरकारी नौकरी पे हो गए, घर में पैसे आने लग गए और तीनों के ब्याह शादी हो गए। हमारा दिल्ली में आशियाना हो गया। जी भाई, रोकना चाहूँगी, जब ये सारी बातें हैं, आप वेल सेटल्ड हैं, फिर क्यों आप अपने ही पिता के खिलाफ खड़े हो आज? मेरी 2012 में शादी हुई। 2012 में जब मेरी शादी हुई तो मेरे उसके कुछ दिन के बाद मेरे बाप का मेरे ससुर के पास फ़ोन गया कि चौधरी साहब मेरी झज्जर के 4 प्लाटों पे मुकदमे चल रहे थे और वो प्लाट अब बिक गए हैं। उसमें से मेरे पास 15-16 लाख रुपए बचे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पुत्रवधू और मेरा बेटा आके वो पैसे ले जाएं। तो मेरी वाइफ का भी मेरे ससुर से नंबर लिया, उसके पास भी फ़ोन कर दिया। मेरी वाइफ, मैं जब काम करके घर आया तो मेरी वाइफ, क्योंकि औरत कोई भी हो वो ये चाहती है कि भाई पैसे उसके घर में आ जाएं, तो मेरी वाइफ बोले कि आप पैसे ले आओ। नहीं मेरी शादी हुई थी, नहीं शादी में कुछ बातें आदमी बताता है, कुछ छुपाता है, परिवार की सारी बातें नहीं बताता। मैंने कहा कि मैं इनके उससे आपको तो मेरी वाइफ को मैंने कहा कि आपको तो अभी आए हुए 2 या 3 महीने हुए हैं हमारे परिवार में, और मेरी उम्र उस वक्त 2012 में 30 साल थी। मगर मुझे इनको भुगतते हुए 30 साल हो गए, तो मेरे को चैन से जीने दो, मैं दिल्ली में अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। वो मेरी वाइफ कहते नहीं, कल फिर उनका फ़ोन आएगा, मैं क्या कहूँ। वो तो कह रहे थे मैं छोटी बेटी के लिए, मैं कहूँ आप उनको ये कह देना कि भाई उसको पैसे को ब्याज पे दे दें, अपना लाइफस्टाइल सुधारें। हमने छोटी लड़की के जो शादी करनी है उसके पैसे बैंक में जमा करवा रखें, ये कह देना, क्योंकि मैं वहाँ से अगर कुछ भी लेके आऊँगा तो वो फिर मुझे पता नहीं कितना चुकाना पड़ेगा। तो एक तो ये बात थी। दूसरा बात क्या थी, जो हमारे 4 प्लाट वो जो हमारे एक वो जो इसका राम कुमार का 4थे नंबर का भाई है, उसकी पढ़ाई लिखाई में नौकरी वगैरह में कर्ज हो के उसमें गए थे। मेरे मामा ने एक बार एक बात कही, क्योंकि मैं भी बड़ा चिंता में तो आदमी हो ही जाता है, आदमी 12-15 साल का, 16 साल का, 17 साल का, उसको आगे अपना फ्यूचर देखना होता है। तो मेरे मामा ने मुझे समझाया, मैं कहा जी हमारे तो ये 4 प्लाट भी जाएंगे। बोले यार जिनके 4 प्लाट नहीं होते वो भी तो सर्वाइव करते हैं ना। तो आप अपना मतलब आगत सुधारो, फ्यूचर सुधारो, पास्ट को भूलो। तो हमने एक तरीके से ये मान लिया था कि परजीवी जो है इसके भाई और इसका कुनबा, ये 4 प्लाट हमारे चाट गए और कोई बात नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? ऐसा तो नहीं है कि आपके फादर ने किया हो और आप ब्लेम कर रहे हो चाचे ताऊओं पर? खुद जो कर्ज किया, खर्च किया, जो भी किया, आप खुद कह रहे हो कि पिताजी हैं जो ड्रिंक व्रिंक करते हैं। ऐसा तो नहीं है पिताजी ने खुद खर्च किया और सिर्फ भरम हो कि चाचे ताऊओं का हाथ? नहीं, उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, नशा भी शामिल है और उसके भाई भी शामिल हैं। अभी आप मुझे अब बात पूरी करने देंगे तो 2012 में जैसे 15 लाख रुपए जो उन्होंने क्लेम किया था उनके पास थे, हम लेके नहीं गए। समाज में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, 2 रुपये सैकड़े का ब्याज चलता है। एक का भी मान लो 15 लाख का 30,000 रुपये, 2 रुपये सैकड़े पे 15,000 रुपये, 1 रुपये सैकड़े पे। एक आदमी का गांव में जिसके पास 3.5 एकड़ से ऊपर पुश्तैनी ज़मीन हो, 1 एकड़ के ऊपर हमने खरीद रखी है। इतनी ज़मीन जिसके पास हो मैंने खरीद रखी है, और वो बुआई बटाई जो है ना वो वही लेते हैं। पिताजी को छोड़? हाँ, हमने मैंने 2012-13 के आसपास खरीदी थी। तो उसके बाद से मैं ना तो उसमें से कभी दाना लेके आया, ना कभी मैंने उसकी बादा वगैरह लिया, वही लेते हैं। तो और उसके बाद 15 लाख रुपए का ब्याज, तो उस आदमी का लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। हमने ये सोचा, मैं कभी चलो ये दूर रहते हैं, गांव में रहते हैं, कोई बात ना, परमात्मा ने हमें ठीक किया है तो ये अपना कर खा लेंगे।
लेकिन अभी ऑल ऑफ एक सडन छोटी छोटी सी बात और पूछना चाहूँ, क्या आप एक ग्रेड ऑफिसर रहे हैं, बहुत अच्छे रैंक पे भी रहे, क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि पिताजी को साथ रखें, साथ में अरेंजमेंट का ऐसा करें कि दोनों में संतुलन बने? 2004 में ये झज्जर में काफ़ी कर्ज सिर करके भाग गए थे। जी। और वो जो 4 प्लाट थे, मुकदमे कोर्ट में जो मुकदमे हैं कागजात, वो एक रिकॉर्ड की बात होती है, ना मेरे हटाने से हटेंगे ना आपके हटाने से। वो आज भी जो मुकदमे हैं वो उनमें मुकदमे चले हैं। तो 2004 में ये गांव झज्जर से गांव में भाग गए थे। झज्जर से भाग के गांव में आ गया कि मैं अब आनंद लूँगा। गांव में अपनी माँ की तरफ मूसर लेके भाजे। इसके जैसे ये सबसे बड़ा है रामकुआर, इससे छोटा सत्ते, उससे छोटा पप्पू। सत्ते की बहू ने और पप्पू की बहू ने, क्योंकि इसकी वो सन की आदत तो वही है, इसने सोचा जैसे मैं अपनी वाइफ को मारता था या उसको गाली गलौज करता था, उनके साथ अभद्रता करी, जो सत्ते की बहू के साथ शायद। तो उन दोनों ने 2004 में डंडे लेके इसकी बहुत पिटाई करी। सुबह सुबह सोते कि ये गाल में मतलब गली में भागता गया, इसका पजामे में पेशाब निकल गया, पूरी गली ने वो तमाशा देखा। उसके बाद बड़ी स्थिति थी, मैंने इसको उठा के नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। 7 महीने तक ये नशा मुक्ति केंद्र में रहा, जो महंगे से महंगा वो होता है वो करवाने की। और वहाँ पे इसकी थोड़ी सेहत भी अच्छी हो गई थी, सारा सब कुछ। लेकिन जैसे ही बाहर आता तो ये हमारा जो बाकी कुनबा है वो भी ये चाहता है कि इन लोगों की बर्बादी कैसे हो और ये हमारे से मतलब डाउन कैसे जाएं। हमारे उनसे विचार मेल खाते नहीं। पहले मेरी माँ को परेशान रखा, हमारे उनसे ना तो इसके से ना इसके भाइयों से कोई लंबे ताल्लुक मतलब। आपने कभी कोशिश की चाचाओं से बैठ के बात करने की ठंडे दिमाग से कि किस प्रकार मतलब आपसी तालमेल बनाया जा सके? हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिससे ठंडे दिमाग से बात करी जाए। ये ऐप भी हैं और दूसरे भी, अब मैं नाम लेके नहीं बताऊंगा उनमें क्या क्या ऐप हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऐप भी अब क्या समस्या आई है भाई, जब आप मीडिया पे मतलब किस कारण आना चाहे आज सोशल मीडिया पे? अभी इस साल के शुरुआत में ये एकदम से बात फैलानी शुरू कर दी गांव में। मतलब कुछ डिफेमेशन एजेंडा मेरा चलाया गया, लोगों के बीच में घूम घूम के झूठी बातें प्रसारित करी कि मैंने तो अपने 3 बच्चे थे, तीनों रिश्वत दे के सरकारी नौकरी पे लगवाए, मेरा तो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कर्जा हो गया, जो 2500 रुपये पेंशन मिलती है वो उस 1.5 लाख रुपए कर्जे के ब्याज में चली जाती है, मैं तो एक वक्त भूखा सोता हूँ। इस प्रकार की बातें कह के गांव में अलग अलग जगह पे ये बैठा और इसने कहा। वो घूमते फिरते मेरे पास बातें आई तो मैंने इग्नोर करी। फिर आखिर में एक हमारे परिवार में प्रदीप हैं, हमारे चाचा लगते हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई तेरी ज़मीन बिकने में है। अच्छा, पुश्तैनी ज़मीन। पुश्तैनी ज़मीन। उसके पास भी ये लोग ही गए कि भैया तू हमारा कुछ उससे पैसे दिलवा दे। मेरे पास आया, मैंने फिर उनको कहा वही बात जो आपको बताई भी 15 लाख रुपए 2012 में थे, वो कहाँ गए? ये 5 किले इनकी कमाई कहाँ गई? मिट्टी इन्होंने बेच खाई, वो पैसे कहाँ गए? भाई पैसे हमारे हैं कहाँ? ये कर्जा अगर हुआ तो ये इसका क्या हुआ है? तो मैंने उनके सामने भी वही बातें रख दी। लेकिन ओवरऑल क्या हुआ कि मुझे फरवरी में, हालांकि मैं पिछले 1-1.25 साल से यहाँ पे बहुत एक्टिव हूँ अपने गांव के आसपास। हर संडे, सैटरडे संडे को या जब भी छुट्टी वाले दिन मैं यहीं पे होता हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं अपने गांव में उनके पास नहीं जाता था क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन नहीं, हमारा कोई, हम तो वो बचते हैं उनसे। अब उसके बाद जब ये हुआ कि मैंने आके संभाला तो भाई देखा कि भाई ये तो सीरियसली 3 जगह पे हमारी सारी ज़मीन के बयाने करवा रखे। और इसके अलावा पहले तो बात हुई, लोगों में तो ये कहता फिरा कि मेरे 1 लाख रुपए कर्जा ले लिया, 1.25 लाख। वो देखने लगे, फिर उसका 3-4 सुनने में आया, फिर 4-5 हो गया, 5-7 हो गया। 23 फरवरी को हमारी एक पारिवारिक पंचायत हुई, उस दिन 15 लाख। उसमें हमारे दामाद थे, उनको हमने मेन भैया ये जो कहेंगे वो कर देंगे। आपकी बहनें हैं या आप अकेले ही हो? हम 3 बहन भाई हैं। कैसे ताल्लुकात है पिताजी की बहनों के साथ? उनका किसी से कोई ताल्लुकात नहीं हमारे परिवार में। उन्होंने तो लड़कियों को भी टॉर्चर रखा, हमें भी टॉर्चर रखा। और एक तरीके से 2004 के बाद हम उनके चंगुल से मुक्त हो रखे हैं। अब तो दोबारा हमें चंगुल में फंसाया जा रहा है। एक ये फर्जी कर्जे की लिस्ट, एक चक्रव्यूह रचा गया हमारे खिलाफ, जिसमें उसके भाई इन्वॉल्व है, उसके सारा पूरा कुनबा इन्वॉल्व है। और
उसमें अभी आप ये मतलब इसकी सोशल बदनामी करो और उस सोशल बदनामी से बचने के लिए इससे ब्लैकमेल करके। जी एक बात हम कहना चाहेंगे, ये जो भी आरोप लगा रहे हैं ये भूपेंद्र नाम है ना भाई आपका, भूपेंद्र जियों के हैं। मीडिया इन बयानों की पुष्टि नहीं करता। अगर दूसरे पक्ष को ये लगता है कि भूपेंद्र अहलावत की बातों में कुछ भी तनिक भी झूठ है तो दूसरा पक्ष भी अपनी राय मीडिया में रख सकता है। हम इनके बयानों की पुष्टि नहीं करते क्योंकि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी। हम ना पक्ष के हैं ना विपक्ष के, हम सच के साथ हैं। जी भाई आगे। तो अब क्या हुआ कि 50 मतलब वो धीरे धीरे बढ़ गए। 23 फरवरी को 15 लाख का था। हमारे बहन दामाद बोले यार ये तो गंद हैं, इन्होंने परेशान रखा है, कोई बात नहीं, गंद से पीछा छुड़ाना होता है, 15 लाख की और मार मान लो। वो हमारे दोनों दामाद, मेरी बुआ का एक लड़का और एक इसका भाई, डावला में हमारी पंचायत हुई थी, डावला से बराना आ गए क्योंकि डावला में पंचायत में ये बात हो रही थी भी 15 लाख रुपए कर्जा है तो किसका कितना है। ये बोला कि मैंने वहाँ पे गांव में लिख रखा है। तो मेरे को बोले मैं मगर भाई मैं दिल्ली से अपने कर लूँगा गुजारिश, मेरे ठीक ठाक लोगों में उठ बैठे, 1 घंटे में 2 घंटे में दिल्ली से पैसे गाँव में पहुँच जाएंगे और आज ही उतार दो, रोज़ रोज़ हमारे से छुट्टी नहीं ली जाएगी। तो ये आ गए, यहाँ से इन्होंने इसको गायब कर दिया, ये भाग गया। हमारे दोनों दामाद एक भांजा वो खड़े गांव में और ये भाग गया। जब भाग गया तो अड़ोस पड़ोस में भी पता चल गया। अड़ोस पड़ोस में पता चल गया तो लोगों ने आके अपना कर्जा लिखवाना शुरू कर दिया। लोगों ने जब कर्जा लिखवाना शुरू कर दिया तो वो लिस्ट जो 15 की थी वो बढ़ने लगी। उस दिन 22 पे पहुँचे, 2-4 दिन में 23 पे पहुँचे, फिर 26 पे पहुँचे, फिर 30 पे पहुँचे, फिर 32 पे पहुँचे, वो 40 प्लस में कूद चुकी लगभग। ये जो थी, जो आप लेन देन की जो बात करें, 40 लाख की जो बात करें, क्या ये आपने सरपंच से मतलब इस मामले की थोड़ी आपने जानकारी देने की कोशिश की? क्योंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट में कर्जा था और डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि दोनों बाप बेटों का चल रहा था, तो क्या पंचायत इन्वॉल्व हुई इस केस में? सरपंच की इन्वॉल्वमेंट इसमें पहले बिल्कुल नहीं हुई। अभी 13 अप्रैल को सरपंच ना 13 अगस्त को सॉरी सरपंच के पास रामकुमार जाता है और वो कहता है कि इन कुछ कागजों पे दस्तखत कर दो, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सरपंच हमारे गांव का पढ़ा लिखा है, संदीप शास्त्री नाम है। वो बोला मैं उस चीज़ की गवाही दे सकता हूं जो मेरी आंखों के आगे हुई हो। इसके अलावा अगर आप कुछ कहो या आपका बेटा कुछ कहे या कोई भी कुछ कहे तो मैं ऐसी कोई भी किसी भी कागज़ के ऊपर दस्तखत नहीं करूँगा कि आप घर से कुछ कहानी बना के ले आओ। तो मेरे आगे कोई पंचायत ही नहीं हुई। जो पहली पंचायत हमारी 23 फरवरी को हुई तो उसके बाद से ये भग गया। इधर से मुझे पता चल गया था कि भैया हाँ कुछ लोगों के पास तो बयान है, मैंने उनसे जाके गुजारिश करके उन लोगों ने अपने पैसे लेके वो जो बयान के कागज़ थे वो हमारे वापस कर दिए। लगभग कितनी अमाउंट कर्जा आपने उतारा? देखिए लिस्ट बना रखी है, एक पैसा मैंने बैंक से उतारा है और इसमें लगभग 30 लाख रुपए मैं उतार चुका हूँ। मोटा मोटी कुछ है, दिखाओगे आप थोड़ा सा? हाँ ये लिस्ट है बाकायदा, ये अपडेटेड नहीं है। इसमें 29 लाख कुछ हज़ार की तो लिस्ट है, आप भी देखना चाहें तो इसमें एक आदमी का, और मैंने उससे सारा का सारा पैसा ऑलमोस्ट बैंक से दिया हुआ है। ये लोग ये चाह रहे थे कि इसको दबाव बना के और इससे कैश ले लो और बाद में मुकर जाओ। इनके मन में ये था कि भैया ये भ्रष्ट होगा, इसके भाई की जूं। मेरे पास एक पैसा हार्ड अर्नड है, मैंने मेहनत से कमाया है, नौकरी में कमाया है। नौकरी के अलावा भाई बहुत अर्ली एज से मैं बिजनेस करने लग गया था, वहाँ से कमाया है। ठीक है, तो इस सारे घटनाक्रम में मैंने कह दिया, मैं कहा नहीं मैं तो एक पैसा जो भी है वो बैंक से दूंगा। और अब वो पैसा मैंने देना शुरू कर दिया। फिर हमारे गांव के लोगों का दबाव बढ़ने लग गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कर्जे की लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ घूमने लग गई। वो जो लोग जिन पंचायतों में जिन बैठकों में बैठ के थू करके आए थे 1 साल से लगातार, मतलब 4-5 महीने से, वो थूका हुआ इनके मुंह पे उल्टा गिरने लग गया। क्यों गिरने लग गया कि लोग ये कहने लग गए, बोला अरे रामकुमार तू तो ये कह रहा था 1-1.5 लाख रुपए कर्जा है। अब कर्जा देने वाले भी गाँव वाले, कर्जा लेने वाला भी गाँव वाला, वो उससे ज़्यादा के तस्दीक करें भैया तेरे से, बोला जी मेरे से लेके गया हुआ था इतने रुपए, लड़के ने दे दिए, मेरे से लिए थे। तो गांव वाले जब लिस्ट को कैलकुलेट करें तो 40। अब फिर गांव में थोड़ी सी हमारे प्रति, क्योंकि इन्होंने एक बवंडर खड़ा कर रखा था, तो गांव की सहानुभूति हमारे प्रति हो गई। अब ये तो थोरोली झूठा है, ये तो पूरा झूठ ही बोलता रहता है।
ठीक है, इसमें तो कर्ज की बात भी झूठ। जब 40 लाख रुपये जब कह रहा था कि मेरी 1.25 लाख रुपये कर्जा, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये हो गया और मुझे 2500 रुपये पेंशन मिलती है, वो उसके ब्याज में चली जाती है, मैं भूखा सोता हूँ, तो गांव के लोगों की सिंपैथी थी। अब जब गांव वालों को पता चला कि ये तो 40-50 लाख रुपये का नाश कर रहा है, तो गांव बोला भी ये लड़का कहाँ से तारेगा, इसकी मान लो 1.25 लाख रुपये तनख्वाह भी है, तो इसको अपने 2 बच्चे पढ़ाने हैं, दिल्ली में रहना है और आगे अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। और ये बात मैं दावे के साथ गंगा में खड़ा होकर कह सकता हूँ, हमारे गांव में स्थल है, उसकी बड़ी मान्यता है, उसमें खड़ा होकर मैं अपने लड़के के सिर पर हाथ रख के कह सकता हूँ, लगभग 17 साल की उम्र से और आज तक मैंने अपना खर्चा खुद चलाया है। ना तो मैं इस रामकुमार से, ना इसके भाइयों से, ना इसकी बहनों से मैंने दिल्ली में लेन देन किया होगा, 100 किया होगा, मेरे वेल विशर बहुत हैं, लेकिन इनके परिवार से मैंने 1 रुपया नहीं लिया है। और ये कह दें, गंगा में खड़ा करके मुझे कह लो, मैंने अपनी दोनों बहनों को खुद पढ़ाया है। ये बदनामी करते हुए घूमे हमें हमारी कि मैंने अपने 3 बच्चे सरकारी नौकरी पे लगवा दिए, रिश्वत दे दी, फलाना कर दिया। सच्चाई इन बातों में, रिश्वत दे दी तो मैं बिल्कुल जीरो है मैं रिश्वत इनकी देने की तो छोड़ो, मेरे पास कई जगह के ज्वाइनिंग लेटर पड़े हैं, 4 ज्वाइनिंग लेटर मेरे से छोटी बहन के पास पड़े हैं। पहले वो केंद्रीय विद्यालय में मंडी थी, अभी हरियाणा सरकार में है। छोटे वाले जो सबसे छोटी है, 2 ज्वाइनिंग लेटर उसके पास पड़े हैं, क्योंकि वो लड़कियां थी, टीचर के अलावा उनके वो नहीं भरवाते थे। हम जहाँ मंदिर में कहो, जहाँ पे भी आप स्थल में, हमारे गाँव में 1 रुपया भी किसी की भी भर्ती में हमने देना नहीं पड़ा। हम कलम के कलाकार हैं, ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ाई करी है और कहीं पे भी मैं तो कसम, और मतलब इन्होंने दिया तो वो तो इनका। जी सर, मैं एक लास्ट में बात पूछना चाहूँगी। आप एक बहुत ही अच्छे पद पर हैं, सामाजिक तौर पर आप कार्य कर रहे हैं और आप भी सामाजिक मूल्यों को समझते हैं। क्या आपने अपने पिता को अपने साथ रखने की कभी कोशिश की, तालमेल बिठाने की कभी कोशिश की? क्योंकि जो जिंदगी पीछे गुजर गई वो तो गुजर गई, क्या आप एडजस्ट करने की कभी कोशिश की थी? देखिए, हम पारिवारिक आदमी हैं, बड़ा जोड़ तोड़ के, जैसे एक मिडिल क्लास अपना घर चलाता है ऐसे ही घर चलाते हैं। एक दफ़ा हम इनको दिल्ली ले गए, इनको 5,000 रुपये दे दिए, बेजेब खर्च में पड़ा रहेगा। ये 2-3 दिन में दारू पी गया उनकी, और शराबी वहाँ भी मजमा जमा दिया। और उसके बाद इसके बड़ा खराब सी शक्ल बना के ये बैठा। हमारे गांव के एक महेंद्र अहलावत हैं, इंस्पेक्टर, दिल्ली में रहते हैं, वो इसके पास आए तो उन्होंने देखा, कहा, बोला भाई रामकुमार तू ऐसे कैसे बैठा? तो कहता है मैं कोई फ्री का नाई ढूंढूंगा। बोला क्या? बोला मेरे पास पैसे तो है नहीं। तो इस प्रकार से इसका मतलब बड़ा घाघ और घटिया, और मतलब एक क्या कहेंगे उसको हम, मतलब दिमाग में तो नेगेटिव बात के दिमाग में तो बड़े बड़ों को फेल करेगा। तो इस प्रकार से इसने डिफेमेशन, फिर किसी हमारे गांव का कोई राजवीर था, उसको पकड़ के मेरे घर ले आया, बोला कि इसको 10,000 रुपये। अब मैंने उससे राजवीर को एक तरफ ले गया, मैं चाचा तेरे को ज़रूरत है तो मेरे को बता, क्योंकि वो जो राजवीर थे उनकी मदर ने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक करती थी, दूध पिलाती थी, तो मैं उनकी माँ का बड़ा मान करता था। मैं उनको एक तरफ ले गया, मैं चाचा तेरे को ज़रूरत हो तो ले जा, और नहीं तो मैं कहा मैं और बहुत उलझनों में फंसा हुआ हूँ भाई, 1 से या लाख से सारा तो हमें ही अपना एक पैसा जोड़ना था। ये वो बोला नहीं जी, मैं तो, मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती कह गए। तो एक गंदे किस्म का आदमी है, जैसे मैं उनको दे देता तो फिर उससे या खुद लेके बरतता है, किच किच ये कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं आप ये कहना चाहते हो कि आपका पिता खुद आपके मतलब जो भावना है उनके साथ धोखा करता है, मतलब जो विश्वास पैसे नशेड़ी आदमी है, नशेड़ी आदमी है, अलग अलग किस्म के नशे करता है, एड्स के मरीजों के संगत है, और एड्स के मरीजों के अलावा वहाँ पे जो उसके आसपास वाले जो हैं, कोई लॉटरी में, कोई जुए में हारा हुआ, कोई अव्वल दर्जे का नशेड़ी, कोई अपनी ज़मीन बेच के पैसे बर्बाद, ज़मीन बेच के कुछ लोग। इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है भाई? इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि समाज में अगर कोई एक ये मुद्दा उठेगा और हम चाहते हैं कि हमें न्याय दिलवाया जाए। ये जो 30 लाख रुपए भुगत चुके, हम चाह रहे हैं ये पता चले कि ये हमारे ये आरोप है कि इसके भाइयों ने खाए हैं, इसके उसके जो ब्रह्म प्रकाश अहलावत है उसने खाए हैं। पहले वो हमारे 4 प्लाट बिकवा गया और वो उनको खा गया। लास्ट में भाई रोकना चाहूँगी इस बात पे, आप कह रहे हैं कि भाइयों ने खाए हैं, जबकि आप दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि दिल्ली गए हैं, जब भी इन्होंने 10,000 रुपये 5,000 रुपये ऐसे 1-2 दिन में उड़ा दिए हैं। तो हो सकता है भाई कि भाइयों ने ना खाकर इसने खुद ही दारू वारू जो भी कह रहे हो आप, दारू में ये मैं तो खुद बता रहा हूँ कि मजमा जमाए रखता है।
मजमा जमाए रखता है। दो कारण इसके सीधे सरल हैं। अब हमारा जब कर्जे की बात आई तो पूरे गांव ने सरप्राइज किया कि इसका तो लाइफस्टाइल कोई ऐसा नहीं, ठीक है, कि ये कोई यहाँ पे वो करता है या कपड़े अच्छे पहनता है या घर इसने अच्छा बना दिया या अपने बाबू का काज कर दिया या किसी बहन को दे दिया या बेटी को दे दिया। अनजस्टिफाइड कोई जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं कि वो कर्जा कहाँ गया। हमने जब उसको जांच करने की कोशिश करी, जांच करने की कैसी होती है, मान लो किसी से जनवरी में लिया तो हम ये पूछेंगे भैया इसका क्या हुआ, फरवरी में लिया कर्जा इसका क्या हुआ, मार्च में लिया तो मतलब नवंबर में लिया तो इसका क्या हुआ। तो वो कोई भी आसार इसके पास नहीं है। तो लेकिन हमारे परिवार में से 50 लाख रुपए की एक पेमेंट 8 मई को हुई है और झज्जर कोर्ट में उसका एफिडेविट जमा है। अब वो पेमेंट 50 लाख की कैश हुई है, उसका कोई सोर्स नहीं है। तो हमारा ये है भी ये इसके मेरे बाप के नाम पे तो पैसा कर्जा इकट्ठा किया है कर्जा, और उसको जो 50 लाख रुपए की जो 8 मई को पेमेंट हुई है वो उसके भाई ने करनी थी, सत्यप्रकाश ने, क्योंकि उसमें उसके एक हमारे परिवार में दीपक अहलावत है इसका भतीजा, तो उसने ब्रह्म प्रकाश के ऊपर और सत्यप्रकाश के ऊपर केस दायर किया हुआ था और उस केस की सेटलमेंट के तौर पे 50 लाख रुपए देने थे, तो 50 लाख रुपए दिए गए हैं। हम ये पूछ रहे हैं भैया तुम ये लेके कहाँ से आए, ये भी कोई जवाब नहीं है कि कहाँ से लेके आए। हम ये पूछ रहे हैं कि हमारे गए कहाँ, वो भी कोई जवाब नहीं है। बस एक चीज़ का बार बार मुद्दा बनाया जा रहा है, बाप का कर्जा बेटा तारेगा, बाप का कर्जा बेटा तारेगा। हमने उतारना भी शुरू कर दिया, उतारा भी, लेकिन हमने फिर दूसरी ये कहने चालू कर दी भाई बाप का कर्जा अगर बेटा तारेगा तो ये पूछने का हक तो बेटे को भी होना चाहिए कि वो कर्जा इस्तेमाल कहाँ पे हो रखा है। और बाप की देनदारी की अगर जिम्मेदारी बेटे की है तो बाप की लेनदारी की जिम्मेदारी भी बेटे की होगी। जो ब्रह्म प्रकाश है इसने 1990 से 1999 के बीच में हमारे से काफ़ी पैसे हमारे प्लाट पे गिरवी रख के लिए हुए हैं। तो मैंने कहा कि भाई वो वापस कर, हमें ब्याज लगा के, भाई ब्याज लगा के उन पे वापस कर, ना लिए बोला कोई उसका गवाह, मैं कोई गवाह नहीं है, मेरा दादा सुल्तान गवाह है उस चीज़ का। बोला क्या कैसे, मैं अपने लड़के को लेके आ मेरे दादा की समाधि पे लेके आ, मैं तो जहाँ 40 लाख का कर्जा उतारूंगा वहाँ 41 का उतार दूंगा, जहाँ 50 का उतारूंगा वहाँ 51 का उतार दूंगा। 1 लाख रुपए 7 मई को मैंने अपने दादा की समाधि पे रखे। इससे पहले मैंने ब्रह्म प्रकाश को सूचित कर दिया कि भाई ब्रह्म प्रकाश अपने लड़के को लेके आ जा और यहाँ पे ये कह जा कि भाई मैंने तेरे बाप से तुम्हारे प्लाट उस पर गिरवी रखवा के पैसे नहीं लिए, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से हर्जाने के तौर पे तू 1 लाख ले जा, तेरे रास्ते अलग हमारे अलग, हमारा गला शिकवा खत्म। दूसरी बात, अब मैंने लिए थे वो ब्याज समेत तेरे बाप को वापस कर दिए, तो भी भाई तूने लिए थे वापस कर दिए तो भी 1 लाख रुपए हर्जाने के लिए जा, तेरा हमारा कोई गला शिकवा नहीं, तेरा खत्म, और मतलब हमारा रास्ते अलग तेरे। तीसरी बात ये कह जाके भाई मैंने तुम्हें कुछ दे रखा है, हम हाथ जोड़ के तेरा 2 रुपये सैकड़ा लगा के तेरा चुकाएंगे, प्लस 1 लाख रुपए हर्जाने के देंगे। अगर तीनों बातों में से कुछ नहीं कह पाता तो अपने आप, ये तो बात उसको भी पता है, हमें भी निश्चित नहीं है कि साल वो 5,000 ले गया, कि साल 12,000 ले गया, कि साल 10,000 ले गया। 1999 के 25,000 तो बिल्कुल खरे हैं, वो तो उसको भी पता है, हमें भी पता है। और उससे पहले कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 10,000। हम ये कह रहे हैं भैया उन्हें एक कागज़ पे लिख लिया 1990 में लगभग कितने ले गया, 91 में कितने, 1990 से पहले 18 साल से कम था, हमने बच्चा समझ के छोड़ दिया। और मैं कहूँ उसको 2 रुपये सैकड़े का ब्याज लगा के तो हमारे वापस कर दे, क्योंकि जब ये दे रहे हैं हम, ये बिना बात के, आप ये बताइए, आप भी घर परिवार चलाने वाले आदमी हैं, किसी आदमी को जो अपना घर बच्चों को बड़ी कठिनाइयों में पाल रहा है और उसको एकदम से 40-50 लाख रुपए की पर्ची पकड़ा दी जाए कि ये तो उतार, तो उसका क्या, उसका भविष्य, उसके बच्चों का भविष्य डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। तो अब इस पे 7 मई पे ब्रह्म प्रकाश आया नहीं, भाग गया, मतलब आया ही नहीं। 8 मई को वो हमने, क्योंकि अब प्रेशर पड़ने लग गया, 8 मई को उसको 50 लाख रुपए की पेमेंट होती है, ठीक है। 14 जून को ब्रह्म प्रकाश ने कोई दूसरे भाई की भी हिस्सा हड़पे हुए था। अब ये हुआ गया कि भाई पब्लिकली ये बातें आ रही हैं, तो 14 जून को बेरी तहसील में उसने कुछ अपनी ज़मीन दूसरे भाई के नाम पे ट्रांसफ़र करवाई है। तो अब उसको ये हो रखा है, हमने ये कह रहे हैं हमारा न्याय का लड़ाई है भैया, हैं जब मान लो मेरे बाप ने तेरी परवरिश करी है तो तू इसको रखना अपने साथ है। चाट मलाई तो तू चाट गया, मलाई तो तूने चाट ली, इसकी जवानी की कमाई तो तूने खाई, या तो तू वो वापस दे
हमारे खेतों की मिट्टी बेच दी। अब वो खेत किसी लायक भी नहीं छोड़े हुए। पड़ोसियों के अभी आप आज भी जाके देखोगे तो पड़ोसियों की अच्छी फसल है, और बीच में हमारे खेतों में 3-3 फुट के गड्ढे, मिट्टी तक इन लोगों ने बेच खाई हमारी। हमें सर्वाइवल के लिए अब वापस मैंने पता किया कि भी भरत करने में कितना, तो बोले भरत करने में इसके 40-45 लाख रुपए लगेंगे आपके। तो मैं वो 40-45 कहाँ से लेके आऊँ, मैं 50 कहाँ से लेके आऊँ, मेरे तो ये। और उससे भी बड़ा मुद्दा क्या है कि अब की बार अगर हम मुद्दा नहीं उठाएंगे तो ये 2-4 महीने में फिर कोई नया षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अब की बार इस चीज़ का फैसला हो। हमने गाँव की पंचायत में भी मैंने सरपंच साहब ने जब कहा तो मैं आ जाऊँगा, उसके बाद फिर मौजूदा व्यक्ति भी होते हैं गांव में, उनसे क्या आपका कोई वो नहीं? पंचायत के व्यक्ति इनसे मतलब किनारा करते हैं। गांव के जो ठीक ठाक आदमी है ना, इनके सिर्फ वो जो 2-4 इनके पास नशेड़ी पड़े रहते हैं, वो तो इनकी हाँ मिलाते मिलेंगे, या जिन्होंने पैसे या धरती। वो इसके अलावा गांव में कोई भी व्यक्ति इनके पंगे में पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि जमीन है जो वो पैतृक, चाहते हैं कि पंचायत हो। सर जो जमीन है पैतृक वो आपके नाम पे हो चुकी है, तो एक बेटे का फर्ज बनता है अपने पिता का जो है गुजारा भत्ता देने का। क्या वो जिम्मेदारी आप निर्वाह कर रहे हैं सर? देखिए, 10 अप्रैल को मेरे नाम पे ज़मीन हुई थी। 11 अप्रैल से मेरे बैंक खाते से 5,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र होते हैं। जो पेंशन मिलती है वो अलग से, लगभग इनको 8,000 रुपये हर महीना इनके पास हैं। और मैंने अपने फ़ोन में, वो मोबाइल बैंकिंग होती है, उसमें एक बार ये बटन दबा दिया कि हर महीने 11 तारीख को अगर मैं याद रहे ना रहे तो भी वो कट के वो पहुँच जाते हैं। दिखा सकते हो सर वो पैसा 5,000 रुपये? वो मैं आपको ग्रामीण बैंक है इनका खाता उसमें है, और मेरा एक्सिस बैंक में खाता है। तो उसमें ये इसमें मैंने लिखा भी हुआ है, ये जैसे पर्चे में भी नीचे देखेंगे, हर 11 तारीख को इनके खाते में वो पैसे पहुंच जाते हैं, प्लस इनको पेंशन मिलती है। गांव में गुजारे के लिए ऐसे तो कोई हर महीने खर्च करना चाहे तो चाहे कहीं पे भी लाखों रुपए खर्च कर ले। और अब बुजुर्ग ये कहने लगे, बोला भाई लड़का तो वैसे मार दिया, भाई 30 लाख रुपए तो इससे वहाँ दिलवा दिए। मान लो बेचारे ने 60,000 का तो ब्याज वहाँ पे भरेगा, और ये अब इसका कर रहा है। ऊपर से इन्होंने सब जगह मेरी कंप्लेंट कर दी। वहाँ पे भी मैंने अधिकारियों से हाथ जोड़ लेता हूँ मैं तो, ये मका जी मेरे को गिरफ्तार कर लो और जाके ऐसा करो जी मेरी निष्पक्ष जांच करवा लो। बराना मेरा गांव है, पन्ना मिलवान, थोड़ा लोड़ी, वहाँ पे जाके पता करिए क्या मेरा भाई क्या बैकग्राउंड है या इनका क्या है। वो अच्छे से आप अपनी निष्पक्ष जांच करिए। आप झज्जर में जाइए, आर्यनगर में जहाँ पे हैं वहाँ पे पता करिए। जी, जो आरोप, जी हेलो जी भूपेंद्र जी बिल्कुल कहना चाहेंगे एक बात, और दूसरा पक्ष को भी हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, अगर भूपेंद्र जियों की बातों में जरा सा भी झूठ है, जरा सा भी फरेब आपको लग रहा है, तो दूसरा पक्ष आ सकता है कैमरे पर। बिल्कुल हम उनकी बात रखेंगे, क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। सच जो होगा हम वही दिखाएंगे। दूसरा पक्ष चाहे तो वो कैमरे पर आ सकता है। बाकी जो माता जी हैं भूपेंद्र जी की, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आंटी, बहुत ही गंभीर किस्म के जो आरोप हैं आपके पति पर, आपके ही बेटे के द्वारा लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई इन आरोपों? पूरी की पूरी सच्चाई है। मेरा तो घना बढ़िया बेटा है, इसने हमारा गुजारा कर दिया। ऐसा तो नहीं आंटी कि बेटा ने बका रखे हो वहाँ पर, इसलिए पति का खिलाफ? बेटे ने कतई नहीं बका रखी। मैं बेटे के साथ रहती हूँ, 19 साल हो गए, 20वां साल लग रहा है दिल्ली रहती। आंटी ताऊ ने घने दुखी कर दिया। ताऊ भी तो मतलब आपका जीवन साथी है, उनसे बच्चे पैदा हुए हैं और जिंदगी कुछ अच्छे मतलब लम्हे वो भी गुजारे होंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा कड़वाहट क्यों है दोनों के रिश्ते? कड़वा ऐसी बिरन मट्टी रखी है, झज्जर रहे थे, छठी मत एक छोरी बजा दी थी, नहरे हम पड़े थे, घर के मेरे दाने गरवाए, दाल पत्ती चीनी गिर जा, और भाई ताई लल्ला रुपये ब्याज पर ठा दे जा। हम नहरे रुए नहरे मरी तो इतनी बिरान मट्टी रखे, इतनी मानस जाम नहीं रखा, फिर आखिर में छोड़ के बाज गया हमने। फिर यो तो बेटा लग गया था दिल्ली। माँ बाप मेरे दिल्ली भाई रहे थे नांगलोई, वो बोले यहाँ ठाक लिया न, यहाँ इस तक गुजारा नहीं होगा तो हम मदद करेंगे, हम रखेंगे उनने। तो आंटी अपने पास क्यों नहीं रखे अंकल को? आपने कोशिश नहीं की रखने की? बुढ़ेपा में आपने अब रखने की कोशिश की साथ में, भाई जो जीवन में हो गया पीछे हो गया, अब की थी कोशिश साथ में? ईब भी कर लूँ, खूब करी, सफेद कपड़े पर और पहला रोटी धरती तराने के बाद कह दी थी, और 2 जोड़ी कमीज पजामे ईब जाकर देख ले, और मच्छरदानी गाँव में दे के गई।
फिर यो कड़वास तो या न्यू होगी, न्यू सोची इसने भाई इसके ये करे हैं पैसे तरवा लो इसका शर से, और धरती फिर उल्टी ले लेंगे, न्यू मुकदमा करवा दिया। उल्टा केस चल रहा है ये। हाँ वापस केस चलवा लिया, अब मेरी धरती मन वापस में लेनी चाहिए, जबरदस्ती तरवा ली, और कतीरा जी मर्जी तरवाई थी। तो अब आंटी देखो, जे औलाद निकम्मी हो जाए ना, यूँ कह रहे हैं कि औलाद का खिलाफ हो जाए है, और अब ये ज़मीन जो तरवा रखी है बेटे के सिर, जो रिश्तेदार ने तरवाई है, या सिर्फ आपने यूँ कोई प्रोपगेंडा रच कर तरवाई है? नहीं, ज़मीन बेटे के नाम तरवाई। जमीन बेटे के नाम तरवाई है, वो कर्जा शर कर रहा, वो तो दूसरे बड़की वो खेल रहे हैं, अकी कर्जे न तरवा लो और जमीन न फिर वापस से मुकदमा करके वापस कर्जा कितना उतारा, जो कितना कर्जा है? कर्जा मेरे बेटे ने तारा है, कितना? कोई 32 लाख इतना इसने तारा है। मरी तो सारी गर्मियाँ बिरान मटी रही है, गांव में पड़ी रही है, बाजा दे उसने भाग जा छोड़ के। आंटी एक बात बताओ, हाँ मान लो अगर अंकल जी मैं नशे की लत बता रहे हो, जो तुम बताया है नशे की लत, अगर वो लाचार होते या पाइज होते तो उसको कौन संभालता? उसको मैं संभालती, ई भी संभाल लो रे, कितने ऐब हैं, ई भी संभाल लो बेटा, हम उल्टे नहीं हटते संभालते। तो आज क्यों नहीं रख लेते उसको? वो जिद करे है, जिद करता? हाँ जिद करता है, क्या जिद करता है? आके मैं इनके पास ना जा, ये कर्जे कर रखे देश के, ये उतरवा लिए, न्यू जिद करे है। क्या कह रहा है, मैं पहले कर्जा उतारो जब जाऊंगा? नहीं जान की दाना करता, दिल्ली के मैं ना जाऊँ तो गाँव में ही रहूँगा। गाँव में रहूंगा। हाँ भाई देखो, ये पारिवारिक मैटर है, देखो किसी का पारिवारिक मैटर। जी जी। गाँव में आती बच्चे भी हंसने लग जाते, चीनी पत्ती और साग सब्जी सब के हम घेर के जाती, मेरे सामने पड़ोस से पूछ लियो हैं, और पैसे भी दे जाती, और चादर कपड़े सब के हम दे के जाती। देखिए, मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया कि 1997-98 के आसपास एक हमारा 10 बाई 10 का कमरा था, मेरा मामा सीधा कोठड़ी देने आता, वो ठीक संपन्न है सारे, तो उनको शर्म आती, अब भैया क्या मतलब ऐसे कंजरपेट ऐसे में मतलब आप जा रहे हो। तो मेरी नानी ने ये कहा कि भाई मैं दे दूंगी पैसे इनका, बाकी मेरे 8 बच्चे हैं, 7 संपन्न हैं, एक ये लड़की परेशान है, मैं पैसे दे दूंगी। तो पैसे देने में भी ये नशेड़ी गैर जिम्मेदारी इतना तब से ही रहा है। अब कोई भी मेरे मामा जो थे वो अपनी नौकरी छोड़ के मैरिज चिनाई तो नहीं करवा सकते, तो उन्होंने, और इसको एक साथ पैसे दे दे तो ये नशेड़ी उन पैसे को खा जाए, अपने भाइयों हुआ खाया है कभी? अपने भाइयों को दे दे। वही तो मैं आप बात बता रहा हूँ ना। इसलिए उन्होंने एक वे आउट निकाला कि भाई हम इसको 10,000 एक बार देंगे, उसका काम सा कुछ ले दिखेगा चिनाई, फिर 10,000 दे देंगे, फिर 10,000 दे देंगे, फिर ऐसे करके देंगे। उन्होंने 35,000 कुल दिए उस वक्त, 97-98 की बात है। अब इसका भाई जो 95 में MA कर चुका था, 97-98 में घूम रहा, वो आया, वो पैसे के चक्कर में आए, और दोनों भाई बैठ के मजाक उड़ाएं, किस्त, अब भाई किस्त आएगी ना तब दूंगा। अब आपको उस किस्त को समझो, उस किस्त की क्या परिभाषा थी। किस्त का मतलब था कि वो जो मेरे मामा के घर से वो हमारे घर बनाने के लिए जो किस्त आएगी, उसमें से मतलब मजाक उड़ाया जा रही इन चीज़ों का, हमें आज तक याद है। अब भाई जब हमारे तो खुद एक तरीके से हम शरणार्थी हो रखे हैं, और हमारे पैसे के ऊपर आप कैसी ऐसे याशियों में रहा है, और हमारे घर से पैसे ले जाके। चलो ये तो पर्सनल बातें हैं, अगर उनको लगता है कि इसमें झूठ है तो वो भी कैमरे पर आ सकते हैं, हम दोनों तरफ की बात सुनेंगे। पंचायत में जी तो आते नहीं। जी, कोई बात नहीं, सुनी जाएंगी सर जी। ना तो कैमरे पर आए, ना पंचायत में आए। देखो लास्ट सर, हमें तो दोनों पक्षों की बाइट लेनी पड़ती है। आपके लिए आपका तो जिम्मेदारी है कि भाई आप दोनों पक्षों को या सभी पक्षों को या निष्पक्ष आदमियों के भी व्यू जाने, आप कोशिश करना। तो नहीं है कि मान लो चलो आप सोशल वर्कर भी हो, आपने बताया, लेकिन ऐसा तो नहीं ज्यादा पढ़ लिख के आप समाज से दूर होते जा रहे हो, अपने आप को अकेला समझने लगे हो, इसलिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं? किस चीज की कोशिश नहीं कर रहे? तालमेल बिठाने की। नहीं, तालमेल हमारे इनसे बहुत ज्यादा लंबे डिस्टर्बेंस हैं, डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस में जैसे वेस्टर्न थॉट ये कहती है अगर मियाँ बीवी के बीच में भी झगड़ा हो जाता तो पीसफुली अलग अलग हो जाओ। ये जो ब्रह्म प्रकाश है, इसके घर ना तो मैं कभी गया हूँ पिछले, कोई भी आप ये ना, मैंने कोई आप फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवा लो ना मेरे इस पे, ना ही बाकी कुनबे के, हम अपना अलग से पीसफुली रह रहे हैं। हमारे तो जबरदस्ती आके टक्कर मारी जा रही है। अब ये जैसे 50 लाख रुपए 40 लाख रुपए का हमें विक्टिम, अब ये इनसे दिलवाओ,
ठीक है वो करवाओ। हम तो अब जो आप लोगों के सामने आने का उद्देश्य भी ये है कि अब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि या तो इधर हो जाए या इधर हो जाए। मान लो मैं कहीं पे शराब पी के इस रोड पे पड़ा हूँ तो कोई हमारे कुनबे वालों को जाके ये ना कहे कि भाई तुम्हारा लड़का वहाँ पड़ा है शराब पी के, मतलब या वीडियो बनवाने का मकसद आपका यही है मतलब? उनमें से कोई पड़ा हो तो मुझे आके ये ना कहे अरे भाई वो तुम्हारा पड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे रास्ता अलग है, उनका अलग है, हमें नाजायज रूप से आगे परेशान ना कराया जाए, पीछे का हमारा हिसाब कराया जाए। क्यों हमें क्यों चोट झेलता। एक बोझ मतलब एक वो जो मैं 2-3 दिन पहले पढ़ रहा था, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध को कब तक टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। भाई बच्चों का, मेरे आगे बच्चों का भविष्य है, उनको भी आगे हमारी भी स्ट्रगल में एजुकेशन रही। अब हम सोच रहे थे कम से कम हमारे बच्चे तो स्ट्रगल में एजुकेशन, लेकिन ये इस तरीके के ये तो हमारे वो रचेंगे, इस चक्रव्यूह रचेंगे तो मेरे बच्चों पे भी इम्पैक्ट। सर एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगी, गांव भी है, समाज भी है आपका, और हम भी समाज में रहते हैं। गांव समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहते हो लास्ट में, अगर इस मुद्दे को किसी तरह सुलझाया जाए, क्योंकि अंत में शांति ही सबसे अच्छी चीज है। देखिए शांति, हर एक सभ्य आदमी शांति के लिए प्रयास करता है। गांव में भी अच्छे आदमी हैं और कोई किसी का खरीदा हुआ नहीं होता। ना तो पूरे गांव को मैं खरीद सकता हूं, ना वो खरीद सकते हैं। गांव में निष्पक्ष बात, जहाँ पे मेरी कमी होगी मेरी कहेंगे, उनकी कमी होगी उनकी कहेंगे। अगर आपको बुलाया जाता है तो आप आओगे? मैं तो जहाँ पे भी मुझे बुलाया जाएगा मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक दायरे को समझने वाला व्यक्ति हूँ, ठीक है। और मुझे ये भी पता है लोग बड़ा पसंद करते हैं मुझे, ठीक है। लोगों को संघर्ष का पता है। तो ये, लेकिन ये हो रखा है कि गांव वाले जो भी पंचायत की बात होती है, जैसे हमारी एक पंचायत हुई उसमें ये भाग गया, उसके बाद से हमारे पड़ोस में एक जोगिंदर लड़का है और भूपेन नंबरदार है, वो दोनों ने इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी। तो जोगिंदर का मेरे पास आया कि इतवार को अगर हम तुम्हारे मुद्दे को सुलझाना चाहें तुम आ जाओगे। हाँ भाई साहब जरूर आ जाऊंगा मैं। तो जब इनको ये हुआ कि अड़ोस पड़ोस इकट्ठा होगा तो इन्होंने झट से मेरी मदर को, मेरी सिस्टर को और मेरी वाइफ को 25 मार्च के आसपास बुलाया और बोले नहीं अब हम बुधवार को ये तुम्हारी ज़मीन नाम करवा देते हैं और ये सारा हो गया, परिवार का मुद्दा है, निमट गया। मतलब उस पंचायत से बचने के लिए इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा। अगर फ्यूचर में सर कोई इस तरह की पंचायत और ये मुद्दा समझे बिल्कुल पीसफुली, अगर ये दोनों तरफ से शांति से निपटे तो क्या आप तैयार हो सर? हमारी तरफ से हम तैयार हैं। हम तो ये तैयार हैं कि वो आके मेरे दादा की समाधि पे, हमारे गांव का स्थल, दोनों चीज़ों पे हमें पूरा यकीन है, और वो आके कह दे कि भाई मैंने इससे कोई पैसा नहीं लिया, तो हम तो 1 लाख रुपए हर्जाने के उसको और देंगे। और अगर ये बात नहीं कह पाता तो हमारा तो ये है कि भाई ये चाटता ये रहे और भुगतता भूपेंद्र लावत रहे, तो ये कब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। जी बिल्कुल। मैं तो गांव के मौजूदा जितने भी व्यक्ति हैं उनसे प्रार्थना विनती यही करती हूँ कि गांव का मुद्दा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा बन गया है, क्योंकि काफ़ी कोर्ट कचहरी का तक ये मामला पहुंच चुका है अब। तो इसको पुलिस संज्ञान में है मामला, कुछ थोड़ा बहुत दी जानकारी आपको? पुलिस के संज्ञान में मामला है। जब ये गायब होता था मैं 100 नंबर की कॉल करके, 112 नंबर की कॉल करके पुलिस को बता देता था कि कहीं मर जाए, फांसी खा ले, या इसके भाई मरवा दें, या इतना ये बड़ा कर्जा है इससे जिसको दे रखा है वो मरवा दे। तो मैं अपना पूरा पुख्ता इंतजाम मैं टाइम टू टाइम उनको इंटीमेट कर देता था। हालांकि बहुत ज़्यादा लंबी कार्रवाई लेकिन पुलिस की नॉलेज में है। इसके बाद इन्होंने मैंने जैसे आपको बताया, होम मिनिस्टर, DGP, IG, DIG, SP, DSP सब जगह पे इन्होंने कंप्लेंट करी। वो मैंने भी जाके SP ऑफिस में अपने बयान दे दिए कि जी ये हमारा मुद्दा, 5-6 पेज के मैंने अपने बयान दे दिए कि ये जी इसका पहले यहाँ आर्यनगर में रहता था, यहाँ पता करवाओ, गाँव में पता करवाओ। तो पुलिस के पास अपने चैनल होते हैं, उन्होंने निष्पक्ष जाँच करवाई और मैंने कहा जी मैं तो बैठा हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। अगर आपको यह लगता है कहीं कोई कानून मैंने वायलेट किया है तो मैं उसमें मुझे कोई वो नहीं, आप मुझे कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई भगौड़ा हूँ या मैं कोई स्नेचर हूँ या कोई मैंने कोई वो कर दिया है। मगर जी ये चीज़ें हैं, मैंने तो बैंक से पेमेंट कर रखी है और सारी चीज़ें मेरी तो क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। अब उसमें भी कुछ नहीं। अब इन्होंने पीछे 23 तारीख को, पिछली 23 तारीख को
खेत में जो मैंने एक कमरा आपको बताया कि मैंने अपने उससे, तो उस पे मैंने अब पीछे रुकना पड़ा, तो मुझे उस पे सोलर लगवाना पड़ा, पंखे और वो व्यवस्था करनी पड़ी, क्योंकि गांव में अक्सर मुझे जब ये ज़मीन का हमारा मुद्दा, तो वो उसमें मैंने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। वहाँ पे था इनका चंडाल चौतरा। अब सीसीटीवी लगने के बाद वो विजिबिलिटी दिखे, तो ये जाके दोनों भाई, दो नशेड़ी भाई, एक तोड़ा 30 तारीख को मुझे पता चला, तो मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट दे दी। पुलिस वालों को मैंने वो वीडियो भी मुहैया करवा दी हैं, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं बेचारे, पता उनको भी है जी। तो आगे के लिए आप जैसे आप 50 लाख रुपए तक दे चुके हो, जो कर्जा आपके मैंने 30 कहा, मैं 30 के करीब दे चुका हूँ, दे चुके हो। और ये जो एंटीसिपेशन गांव में है कि कुछ और लोगों के अभी बकाया हैं, वो बेचारे घूम रहे हैं। इनका एक जैसे ये 4 भाई 5 भाई हैं, 4 भाइयों ने जमीन आगे के लिए, तो मैं ये कहूँगा भी राम कुमार के लेन देन का जिम्मेदार राम कुमार है, भूपेंद्र अहलावत राम कुमार के लेन देन का जिम्मेदार आगे का नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से इतने पीड़ित प्रताड़ित कर रखे हैं। हमें तो परमात्मा ने बचाए हैं, नहीं तो जब मैं नौजवानी में था तो मुझे दिन में 5 बार आत्महत्या करने के ख्याल आते थे। ना मेरा पास कुछ भविष्य था, ना कुछ था, वो तो परमात्मा का नाम लेते लेते आज के दिन हमारे पास बड़ी मुश्किल से हमने जोड़ तोड़ करके अपना खाने कमाने लायक हुए हैं। तो ये दुष्ट फिर से हमें परेशान करने के लिए आ गए। मतलब जो पैसा राम कुमार लेगा उसका राम कुमार ही हाँ, नेचुरल सी, मैं किसी का चवन्नी नहीं दूँ। मैं तो उससे ये भी, यहाँ तक मेरी जो सोच है वो ये है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ में ना बने तो वो अपना तलाक लेकर अलग हो जाए। एक इससे हरामखोर से मान लो ये हमें बार बार परेशान कर रहा है, तो ऐसी कौन सी कानूनी कागज ऐसा है कि मैं वो इसको एग्जीक्यूट करके ये कह सकूँ भी इससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं। मतलब वीडियो बनाने का लगभग मकसद आपका यही था आज का, कि आगे से जो कर्जा दे वो राम कुमार ही जिम्मेदार। हाँ, आगे से जो वो तो नेचुरल सी बात है, वही होगा। हमारा तो कोई नाम लेना, नाम उसका इस्तेमाल करते। अब वो ले कर्जा अपने भाइयों को दे कर्जा बार बार उसके। अगर भाई साहब अलावत जी, अगर वो पैसा जो लिया गया है अगर वो आपके ऊपर लगाया गया हो तो उसके जिम्मेदार आप होंगे? जो भी अगर मेरे ऊपर लगाया हो, मेरी माँ के ऊपर लगाया हो, मेरी दोनों बहनों के ऊपर लगाया हो, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, पीढ़ियाँ, जो भी सामाजिक जिम्मेदारी होती है, अगर 1 रुपया भी लगाया हो तो आपका जूता मेरा सिर, मैं सारे का देनदार मैं हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।